नमस्कार प्रणाम। रहुआ देखा तनी अराइजिंग भारतवर्ष और हम हैं अमित, यानी कि आप देखा तनी एबीएन। और आज इस समय चुनाव के माहौल बा पूरा उत्तर प्रदेश में और एक अलावा कई गो राज्य में। तो चलिए भोजपुरी में परिचय हो गई, अब हिंदी में डिबेट के शुरू करता नहीं। तो आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं और 3 मेहमान 3 पार्टियों से, भाजपा, सपा और कांग्रेस से। चूँकि सोशल मीडिया पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे अक्सर आप लोग डिबेट देखते होंगे, तो हमने सोचा क्यों ना इस डिबेट को सामने किया जाए और आप तक, दर्शकों तक पहुंचाया जाए। तो हमारे साथ जो पहले मेहमान हैं वो भाजपा से पिछड़ा मोर्चा के जिला महामंत्री रहे अमित जायसवाल जी, और ये दीपक पांडे जी हैं। आप सोशल मीडिया के प्रदेश सह संयोजक हैं कांग्रेस पार्टी से, और पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा से अब्दुल खालिक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बरहज की जनता को सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सिंपल है, डिबेट का कोई एक विशेष टॉपिक नहीं है। हमने 4 टॉपिक्स डिसाइड किए हैं, 4-5 कुछ टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर रोज रोज इस पे डिबेट होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक फुल लेंथ का इंटरव्यू ही कर देते हैं और डिबेट में आप डिसाइड करिएगा कि कौन हारा और कौन जीता। तो सबसे पहला जो सवाल है वो बेरोजगारी पर है। 3 लोग हैं यहाँ पे। 70 वर्षों से ज़्यादा समय तक एक मुहावरा हो गया है, पता नहीं है कि नहीं, आप लोगों ने राज किया है, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। 27 साल यूपी बेहाल कांग्रेस ने नारा दिया था, तो बसपा सपा पार्टी ने राज किया है और अब कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। तो बेरोजगारी का सवाल, विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है कि पत्रकार विपक्ष से सवाल नहीं पूछता, माफ़ कीजिएगा, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछता। कठोर सवाल विपक्ष के लोगों से पूछा जाता है, लेकिन मतलब एकदम क्या कहते हैं, मिठास डाल के सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछा जाता है। लेकिन आज के डिबेट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी सवाल होगा सीधा होगा, कठोर हो, मुलायम लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं है। अब भाजपा सपा कांग्रेस तीनों लोग हैं, इन लोग से हम लोग बरहज की बदहाली पर भी बात करेंगे, क्योंकि बरहज की जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत रही है वो क्यों बर्बाद हो गई, सड़कें क्यों खराब है, गलियां क्यों खराब है, घाट क्यों जर्जर हो गए हैं, बरहज जो थी वो अब क्यों नहीं है, पुराने रौ में क्यों नहीं लौट सकती, और कैसे लौटेगी, कौन लौटाएगा, उसकी गरिमा कौन लौटाएगा। मोहन सेतु इतने सालों से लटका हुआ है, एक और जिले से जो जोड़ता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आप ही से। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल आप लोग नहीं पूछते, इसीलिए आप ही से सवाल की शुरुआत करते हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पे आप लोग, आपका स्टैंड क्या है, पहले स्टैंड बता दीजिए। बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार पूरी तरह केंद्रित है और बेरोजगारी को लेकर के सरकार का अपनी कुछ योजनाएं हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। सरकार की ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं जिससे बेरोजगारी कम हो रही है। कैसे? जैसे कि लाठियां गिराना? बिल्कुल नहीं। हॉस्टल में घुस के मारना? बिल्कुल नहीं। आपको इस बात का जवाब मिलेगा। आपने सही प्रश्न किया। विगत 1 हफ्ते पहले का ये मामला है। आचार संहिता लगी हुई है, इसके अंतर्गत रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षा प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ समस्या हुई है। परीक्षा प्रोग्राम में कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ उपद्रवी छात्रों द्वारा किसी प्रकार का गलत कार्य भी किया गया। आचार संहिता लगी होने के कारण वहाँ कुछ पुलिस प्रशासन की भी कुछ लापरवाही सामने आई है। हमारे आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी सामने आकर के, और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी सामने आकर के छात्रों को संबोधित करके इन्होंने अपनी बात कही है कि जिन किसी दोषी अधिकारियों के कारण वो लाठीचार्ज की घटना हुई है वो नहीं होने दी जाएगी, दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ साथ उन छात्रों को भी निवेदन किया गया है, छात्रों से भी निवेदन किया गया है कि किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में न लें। सरकार अपना काम कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया। कानून को हाथ में न ले, और छात्रों से रिक्वेस्ट है आपका, और जांच बिठाई जाएगी। पुलिसिया कार्रवाई हो तो गई, कितने छात्र अपंग हो गए, सिर फटा किसी का, मतलब आपने देखा होगा, एक एक वीडियोस आपने देखे होंगे। तो अब्दुल जी, सीधा सवाल है, आप लोग विपक्ष में हैं, क्या स्टैंड है इस पे, क्या आपके इनके जवाब से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, पहले किसी की भी सरकार बनती थी तो रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाते थे। आज की हालात ये है कि सारे सरकारी प्रतिष्ठानों को प्राइवेट किया जा रहा है, तो रोजगार कहाँ से आएगा? हाँ, बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार कतई इस मामले पर गंभीर नहीं है।
जो आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार गंभीर नहीं है और आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता का विषय है, अब्दुल जी कह रहे हैं। दीपक जी बिल्कुल ठीक है, आप पहले काउंटर कर लीजिए। जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि सरकार प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। सरकार का प्राइवेटाइजेशन के पीछे सिर्फ और सिर्फ तर्क ये है कि वो सभी उपक्रम जो कि घाटे में चल रहे हों, सरकार उसको नियोजित तरीके से विनिवेश के लिए उसको प्रस्तावित कर रही है। एक बात ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक काउंटर कर देता हूँ। अभी आप बताइएगा, क्या उन सभी विभागों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है जो घाटे में? आप ये बात एकदम इस पे अडिग हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे ठीक है। दीपक जी आपका इस पे क्या रिस्पॉन्स? मैं बड़ा ही विस्तृत रूप से आप सबको ये बताना चाहूंगा कि क्या BPCL, भारत पेट्रोलियम्स लिमिटेड, क्या वो घाटे में है? उसके जो एसेट्स हैं, उसके पास 1.5 लाख करोड़ की चल और अचल संपत्ति है, उसको मात्र 60,000 करोड़ में बेचा जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा स्थापित ITI, इंडियन टेलीफोन एक्सचेंज इंडस्ट्रीज नाम की जो कंपनी, मात्र 27 करोड़ रुपए में जिसकी स्थापना की गई थी, जिसकी आज का वैल्यू एसेट, उसका वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ रुपए का है, उसे कितने में बेचा जा रहा है, ये आप सब लोग अपना धर्म समझकर पता करें। दूसरी बात, प्रयागराज में जो छात्रों के ऊपर क्रूरतम लाठीचार्ज हुआ, यह पहली घटना नहीं थी। इससे पूर्व में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों को पैदल मार्च करके उस पूरे के पूरे कैंपस को छावनी में तब्दील करके 2-2 बार वहां पे छात्रों के साथ नृशंसता हुई है, बर्बरता हुई है। उस पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इस देश का युवा रोजगार मांगता है तो वो किसके लिए मांगता है? अपने उज्जवल भविष्य के लिए मांगता है। इसमें गलती क्या है उसकी? सबसे प्रमुख चीज, या तो पेपर हो नहीं रहा है, पेपर हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, भर्ती कोर्ट में चली जा रही है, या फिर कितनी परीक्षाएं ऐसे हुई जिसमें पर्चे ही पहले लीक करा दिए गए। पर्चे किसका दोष है? ये सरकार का दोष है। सरकार का दोष है। कैसे? सरकार का दोष ऐसे है कि सरकार जब अपनी एक व्यवस्था को नहीं कायम कर पा रही है, जहां आप इतने बड़े और प्रबल कानूनवादी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, वहां पे आखिर पर्चा लीक कैसे हो जा रहा है? दूसरी एक और सबसे बड़ी प्रमुख बात, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज इस देश में 48 बेरोजगार छात्र रोज आत्महत्या कर रहे हैं, 62 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। क्या उसके लिए इनके पास एक भी शब्द हैं? अमित जी, जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, मैं यहां मौजूद सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, ये कांग्रेस सरकार आज बेरोजगारी पर प्रश्न चिन्ह उठाती है? ये कांग्रेस सरकार जिसको आजादी के 60 साल बाद मनरेगा के अंतर्गत आज भी गांव में लोगों को गड्ढा खोदने के लिए 1 महीने में 1 साल में 100 दिन का रोजगार देने के लिए प्रावधान लेकर के आती है, ये तो अच्छी बात है ना। ये कांग्रेस सरकार आजादी के 60 साल बाद भी आप प्रावधान सिर्फ साल भर में 100 दिन का देंगे? आखिर ऐसी कौन आप लोग की सरकार रही है? आप बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। बेरोजगारी को लेकर के सबसे पहले नौकरी की परिभाषा को हमको समझना पड़ेगा। बेरोजगारी को लेकर के भारत सरकार ने एक छोटे से छोटा व्यवसाय भी अगर कोई व्यक्ति करता है, वो भी उसके रोजगार की श्रेणी में आता है। शिशु, तरुण और किशोर नामक लोन मुद्रा योजनाएं चलाई, जिसके अंतर्गत बिना किसी गारंटी के लोगों को लोन बांटे जा रहे हैं। हर साल इसके लाभान्वित होते हैं, कहीं कम या ज़्यादा। इम्प्लीमेंटेशन रेट इसका दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री स्किल योजना के अंतर्गत जिस किसी भी छात्र की जिस किसी भी क्षेत्र में रुचि है, उसको उस हिसाब से ट्रेंड करके उसको रोजगार दिया जा रहा है। विदेश जाने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। एक और बात, इन्होंने कहा कि पेपर लीक हो रहा है। आप समझिए, अधिकारी वही है, लोग वही हैं, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन ये सरकार की ही देन है कि पेपर लीक होते ही अपराधी पकड़े जा रहे हैं। आखिर पेपर अगर कोई लीक कर रहा है, टीईटी का पेपर लीक हुआ, सरकार ने इस वस्तु स्थिति को संभाला और ठीक 1 महीने बाद फिर से पेपर कराने का प्रावधान सरकार ने रखा है। आपके समय में पेपर लीक होता पता नहीं चलता था, भ्रष्टाचार कर करके आप नौकरियां देते थे। आखिर 60 साल में आप बेरोजगारी क्यों नहीं दूर कर पाए? आखिर 60 साल में आप लोगों को, हर व्यक्ति को रोजगार क्यों नहीं दे पाए? क्या कारण उसका रहा?
चलते हैं, थोड़ा समय की कमी है दीपक जी। हाँ ठीक है, कम से कम समय में बोलिएगा। बेरोजगारी जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, इसका मैं आपको अभी बताता हूं कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। पहले यहाँ जितने बूढ़े लोग बैठे हैं वो बता दें कि कांग्रेस के समय में एक कहावत ये भी कही जाती थी कि लोगों को घर से पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाती थी। लोग बोलें, इस बात को कबूल करें। दूसरी बात, आज के समय में बात हो रही है स्किल इंडिया की और प्राइवेटाइजेशन करने की। एक सरकारी नौकरी किसी के घर में कोई पाता था, उसकी आने वाली 7 पुश्तें सुधर जाती थी। अच्छा पढ़ते थे, अच्छा पहनते थे, गांव से आदमी निकल के जाके शहर में जमीन खरीदता था, जनसंख्या बनाता था। जनसंख्या वृद्धि तो बहुत ज्यादा हो रही है। जनसंख्या वृद्धि तो उसके ऊपर आप कुछ कीजिए ना। जनसंख्या वृद्धि सिर्फ आप बोलने कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आएंगे, एक समाज को टारगेट करने के लिए आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आ रहे हैं। कैसे एक समाज, कैसे उस पे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो देश के हर वर्ग की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप ये क्यों बार बार भाजपा पे आरोप लगाते हैं? ये बड़ी गलत चीज मुझे लगती है। आप बताइए, इस पे जवाब दीजिए कि जब पॉपुलेशन सबका बढ़ रहा है तो आप ये क्यों कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? सीधा यही ना आपका। आज आप सारे के सारे मीडिया चैनल्स में डिबेट में उठा के देख लीजिए, हकीकत के आंकड़े किसी को नहीं पता है। आज बोला जा रहा है कि 80 और 20 की लड़ाई है, तो जब वो 20 हैं तो तुम डर क्यों रहे हो? जब 80 की लड़ाई है तो वो थोड़ा अलग डर क्यों? अलग चला जाएगा, वो मामला थोड़ा अलग चला जाएगा। ठीक है, आप ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। जवाब मिलेगा अगर आप जवाब लेना चाहें तो। नहीं, थोड़ी सी समय की कमी है, तो मैं चाहूंगा आप लोग संयमित होकर, सन्निहित थोड़ा सा कम। आपसे एक सवाल काउंटर हमको करना था, आप उंगली नहीं उठाई इसलिए हमने आपको समय नहीं दिया। अगले टॉपिक पे हम लोग देंगे आपको समय। आपके समय जितनी भी भर्तियां होती थी वो सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला जाता था। ऐसा क्यों होता था? कहा जाता है कि 10-10 लाख रुपया दीजिए और नौकरियां मिलते जा रही हैं। विपक्ष के लोग आप पे आरोप लगाते, भाजपा के लोग। देखिए, ये कोरी अफवाह है। बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने तक को नहीं था और उनका जो है निष्पक्ष रूप से भर्तियां हुई हैं। विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, वो हमेशा आरोप लगाता। भर्तियां तो कोर्ट में जाती थी ना, आखिर गलती होगा तभी तो जाता होगा। जी जी। आज आप लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय एक आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती कोर्ट में चली गई है, लेकिन आपके समय तो लगभग हर भर्तियां चली जाती थी। देखिए, वो चली जाती थी, ठीक है। नहीं, ठीक क्यों है? ये भी है ना, वो तो फिर भी हम लोग अपने मकसद में कामयाब रहते थे। स्वीकार करते हैं कि नहीं कि वो एक कमी थी? कमी थी, लेकिन उसको सुधार भी किया गया। नहीं, कहाँ किया गया? तब तक सरकारी आपकी चली गई। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। रोजगार पर हो गया थोड़ा सा। देखिए, इन्होंने बड़े बेबाकी से इस बात को स्वीकार किया है कि विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष का काम है टोकना, और ये वही काम कर रहे हैं। शिवपाल यादव, माननीय शिवपाल यादव जी एक होमगार्ड से लेकर के सिपाही तक की भर्ती में एक वर्ग विशेष को भरते थे। रात को 12 बजे लिस्ट तैयार करते थे, पैसा यहां से लेकर वहां पहुंचता था। आंकड़ा रुकिए, दर्शकों में कुछ लोग बोल रहे हैं, हम लोग उनसे भी अभी आंकड़ा निकलेगा। नौकरियों में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, यहां देखिए, आप सभी लोग यहां मौजूद हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यही सपा और यही कांग्रेस, पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एक साथ बैठ करके लोग चुनाव लड़ते हैं भाई। पटरी, ये तो सबके साथ होता है। जम्मू का नहीं, ये कैसे कह सकते? रुकिए, जम्मू कश्मीर में आप उस पार्टी के साथ गए जिसको आप लोग देशद्रोही होने का खिताब दे चुके थे। नहीं तो इस पे नहीं, सुन लीजिए चीज है। जैसे आपने सवाल किया उस पर सुनिए। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ था। मतलब गठबंधन हुआ था कि नहीं हुआ था? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आप लोग गए थे कि नहीं? हम बताएंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ था। भारत सरकार की उसके पीछे एक मानसिकता थी कि कैसे 370 हटाना है, जम्मू कश्मीर में कैसे राष्ट्रवाद की लहर को मजबूत करना है। इसके लिए कुछ न कुछ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। वहां पे सरकार बनाने के लिए बीजेपी नहीं गई थी। चलिए ठीक, बनाने के लिए जाती तो आप। अमित जी अगले सवाल पे चलते हैं। आपने राष्ट्रवाद की बात की, सैनिकों की बात की, तो सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रवाद क्या है। भाजपा और कांग्रेस दोनों का अपना अपना एक अलग अलग राष्ट्रवाद है। तो सवाल एक छोटा सा है, सिंपल सा है, और इसी सवाल पे तीनों लोगों से हम लोग बात करेंगे कि देशभक्ति पर राजनीति कौन करता है, सैनिकों पर राजनीति कौन करता है। आप लोग आरोप लगाते हैं, वो आप पे आरोप लगाते हैं, जनता इसमें कंफ्यूजिया आ जाती है। थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या? देखिए, औसतन रोज जब से नरेंद्र मोदी जी आके भारत की गद्दी पे बैठे हैं, औसतन रोज 2 सैनिक भारत के
शहीद हुए हैं इस देश आपके भी समय में तो लड़ते। मतलब बॉर्डर पे हैं तो वहां तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, आपके भी समय पे होती थी। एकदम होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आए और 44 को मार दिए और जिनके चीथड़े भी नहीं मिले और उसके नाम पे प्रचारित करके वोट मांगा गया। ये इस देश में आज तक नहीं हुआ था। उस पाकिस्तान के सीने पे जो आग धधक रही थी अपनी 71-72 के युद्ध की लड़ाई की, अमर जवान ज्योति, उसको बुझा दिया गया। पाकिस्तान के साथ रेल किसने चलाई? पाकिस्तान के साथ बस किसने चलाई? पाकिस्तान को तोड़ा हमने। हमें इस बात पे गर्व है, हमने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को उनकी बंदूकों के साथ सरेंडर करने पे मजबूर किया। हमें इस पे गर्व है। बिल्कुल। अमित जी, सीधा सा सवाल है उनका, काउंटर पहले मैं काउंटर करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस का राष्ट्रवाद ये था कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में संजय गांधी, जो उस समय फाइटर पायलट हुआ करते थे, कोने में बैठे थे। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद यह है कि हमारा प्रधानमंत्री दशहरा हो या दिवाली हो या किसी भी प्रकार का कोई राष्ट्रीय त्यौहार हो, कोई धार्मिक सांस्कृतिक त्यौहार हो, देश के फौजियों के साथ जाके वहां मनाता है। बताइए आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत है? भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जा करके दीपावली की मिठाई उन सैनिकों के साथ खाता है और उनको खिलाता है। ये पहली उनका सवाल आप शायद नहीं सुने। ये पहली बार भारतवर्ष में। उनका जो सवाल है उस पे जवाब दीजिएगा। मैं उनके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, जो उन्होंने सैनिकों के शहीद होने की बात कही। आप किसी भी सैनिक, किसी भी शहीद का आप इंटरव्यू लीजिए, ये पहली बार इस 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। उन सैनिकों को खुली छूट दी गई है। आज के समय में जम्मू कश्मीर में छिपे हुए उन इस्लामिक जिहादियों के घर में मोर्टार चलाए जाते हैं। पहले भी तो होता था। पहले नया इसमें क्या है? पहले भी होता था सर्जिकल, इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक ये कहते मैंने भी किया, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुई थी। इसके पहले कभी सर्जिकल नहीं स्ट्राइक हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ कि पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की गई और अपना पूरे के पूरे सैनिक अपने वापस आए। एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ। ठीक है, ठीक। देखिए साहब, राष्ट्रवाद की बात तो बहुत से लोग, सबूत क्यों मांगते हैं आप लोग? सीधा सा उनका आरोप है। भाजपा यही कहते हैं कि जो भी विपक्ष है वो सबूत मांगती है सर्जिकल स्ट्राइक का, तो देशभक्ति पे संदेह तो जाएगा ना। देशभक्ति यही है। हम पूरे भारतवासी जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। वो समय समय पर हमारे साथ धोखा करता आया है। उसके साथ जो है कि बैठ करके बात करना या उससे गलबहियां करना बिल्कुल जो है कि राष्ट्र के खिलाफ है, राष्ट्रहित के विपरीत है। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं, उनके प्रधानमंत्री जाते हैं और जा करके बिरयानी खाने का काम करते हैं। क्या यही राष्ट्रवाद है? ठीक है, अब एक सीधा सा सवाल है, काफी लंबा चल गया है, अब तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब बरहज के बात काहे ना हुई हो, जब बरहज में बानी जा काजी तनी बरहज के भी बात हो जाओ। केहू कहता 27 साल यूपी बेहाल बा, 70 साल से कांग्रेस के राज रहल बा, एने कुछ समय से भाजपा के राज रहल बा, तो तनी बरहजों पर सवाल हो जाओ। तो सबसे पहला सवाल आप ही से है, बरहज को आप लोगों ने दिया क्या है? देखिए, एक समय था जब यहाँ पे व्यापारिक ये केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था, ऐतिहासिक विरासत रही, सांस्कृतिक विरासत रही। क्या 70 साल में आप लोग उसको बचा पाए थे? पिछले 32 वर्षों से हमारी सरकार इस प्रदेश में नहीं है। उस 32 वर्ष के पूर्व जाइए, आप देखिए जितनी भी चीनी मिलें इस प्रदेश, इस देवरिया की धरती पे, इस बरहज की धरती पे थी, वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी और उनको बेचने का काम किस किस सरकार ने किया? हर घर में या हर दूसरे घर में एक बेचने का नौकरी होती थी। सब लाइन से खड़े। सपा बसपा ने किया, सपा बसपा, तो उन्हीं के साथ चले गए। हम सवाल पूछा ये कभी उन लोगों से? भाई हम तो गए, ये तो राजनीतिक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये बता दें कि पहली बार जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी थी, वो किसके आशीर्वाद से बनी थी? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की, भाजपा के आशीर्वाद से बनी थी। बसपा के साथ गठबंधन करके किसने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था? आप ही लोगों ने बनाया था। सवाल हमसे क्यों? सवाल तो ज्यादा आपसे होना चाहिए, क्योंकि आपने उसमें सत्ता में रह के मलाई खाई। हम तो विपक्ष में थे तब, हम हारे, हमने उस हार को स्वीकार किया। अब मुझे ये बताइए कि बरहज में आप किसी भी तरफ चले जाइए, रोडों की क्या स्थिति है? आप मुख्य मार्गों को दिखा देते हैं कि मुख्य मार्गों का इतना चौड़ीकरण हुआ, इतना। पैना से तो धक्का-धक लगता है, फाइटर जेट उड़ जाए। आप इधर पैना चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, कटान की समस्या हर साल हमारे इन
राजनीतिक दलों के नेताओं को पता है कि हर साल एक गांव उजड़ेगा कटान में बाढ़ के कारण, लेकिन उनको पता है कि यह घटना होगी जून जुलाई में, उसके बाद भी एक भी कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? संगठित रूप से सब मिलके इस प्रदेश को लूट रहे हैं। इस देश को एकजुट रखा कांग्रेस ने। कांग्रेस की सत्ता लाइए, आपको सारी सुविधाएं, सारा का सारा जो एक आम नागरिक की मूलभूत जीवन जीने की सुविधाएं हैं वो आपको प्राप्त होंगी। तो अब्दुल जी, सीधा सा सवाल आपसे, आप दोनों लोगों से उन्होंने किया है, दीपक जी ने, कि आप दोनों लोग मिलके बरहज को बर्बाद किए हैं, क्योंकि 27 साल से वो तो है नहीं, उसके पहले का उन्होंने जो भी उपलब्धियां थी गिना दिया, और ये इधर है, तो आप ही दोनों लोग पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे मुख्तार अनीस। आपने बरहज को स्वास्थ्य केंद्र दिया, 30 बेड का स्वास्थ्य हॉस्पिटल दिया, क्या ये गलत कर दिया? यहाँ जो आप देख रहे हैं, तहसील देख रहे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तहसील का निर्माण हुआ। इस बरहज में मुक्ति धाम नहीं था, हमारी सरकार ने इस बरहज में मुक्ति धाम का निर्माण कराया और तमाम काम कराया। ये कहा जाता है कि बरहज का विकास जब इसका दक्षिणी दरवाज़ा खुल जाएगा तब जो है कि सुचारू रूप से होने लगेगा। ये दक्षिणी दरवाज़ा खोलने के लिए हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय मोहन सिंह के नाम पर यहाँ मोहन सेतु का निर्माण भी हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उदासीनता के चलते वह अधर में लटका हुआ है। आज भी उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है अमित जी, आप लोग जब भी सत्ता में आते हैं तो समाजवादी पार्टी आरोप आप पे लगा रही है, और करते भी आप लोग नाम बदल देते हैं। वो कह रहे हैं कि हम शिलान्यास किए, हम उसकी शुरुआत किए, हम उसको दिए हैं, आप लोग अपने नाम से कर दे रहे हैं। ये तो बड़ी गलत बात है भाई, कि पैसा हम जमा करें और कोई पैसा मेरा और लेके भाग जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग एक बात को कहना बार बार भूल जाते हैं। बरहज के बारे में बात करेंगे उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा बड़े परिप्रेक्ष्य में लेके जाऊंगा। जैसे आपने कहा कि हर चीज के क्रेडिट ये कहते हैं कि हम लोग ले लेते हैं। इस सृष्टि का निर्माण भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही किया है। कहने के लिए ब्रह्मा जी आ जाते हैं बीच में। ठीक है, वो ठीक है, इंटरप्ट करेंगे तो इंटरप्ट मैं भी कर सकता हूँ। मैं आता हूँ दीपक जी, सुने, 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा इनका आंसर पूरा हो जाए। भारत की आजादी, कांग्रेस की स्थापना एक मनोरंजन क्लब के रूप में हुई थी एओ ह्यूम द्वारा, और भारतवर्ष में वो लोग जो ओवर इंटेलेक्चुअल माने जाते थे अंग्रेजों की नजर में, उनका वो विशेष संगठन था, वही कांग्रेस पार्टी है। मैं जाऊंगा उस पर, हम बैठेंगे, इतिहास पे नहीं जाए, थोड़ा सा मैं अपने वर्तमान में भी बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी, बरहज को आपने क्या दिया है? हम बता, सड़कें कहाँ हैं, घाट कैसे हैं, देखिए, चाहे इसकी साफ सफाई की व्यवस्था कहाँ है बरहज की, ये सवाल है। ठीक है, सवाल आपका वाजिब है, जवाब सुनिए। जैसे आपने बताया मुक्ति पथ यहाँ के चेयरमैन की व्यवस्था होती है। नगर निगम के अधीन ये कार्यक्रम होते हैं कि वो क्या प्रपोजल बनाता है और प्रदेश सरकार से पैसा ला करके, क्योंकि प्रदेश सरकार के विभाग से नगर पालिकाओं को धन निर्गत होता है। ये आपके नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस पैसे का कैसे इंप्लीमेंट करता है। ये मुक्ति धाम का निर्माण, मैं सबको बताना चाहूंगा, कहीं से समाजवादी पार्टी सरकार की देन नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर जगह नगर पालिका और टाउन एरियाओं में मुक्ति पथ का निर्माण होता। मुक्ति पथ के निर्माण का श्रेय यहाँ के तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजीत जायसवाल जी को जाता है। ठीक है, उस पे हम जाएंगे। घाटों जवाब दे दिया, मैं सुन लीजिए, उन्होंने जो किया वो उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए सब वो झूठ बोल रहे हैं, आपने दिया क्या है? बता तो रहे हैं आपको। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सभी की सभी बरहज में भी वैसे ही लागू हुई जैसा कि इसके पहले लागू हुई। ये बड़ा गलत चीज है, नहीं, इसके पहले भी होते रही है। क्यों? केंद्र जो नियम लाता है, आप सवाल पूछे ना हमसे, सवाल बरहज के लिए क्या किया? मोहन सेतु का काम 4 साल के लिए था, 4 साल में पूरा होना चाहिए था। क्यों? मोहन सेतु को बनाने में सबसे बड़ा जो हम लोगों ने आरटीआई डाली, आप कहते तो आरटीआई में वो लेकर के आता, आरटीआई पड़ी उसके लिए। सरकार का ये स्पष्ट रूप से ये था कि हाँ, सरकार के सेतु निगम विभाग ने उसको स्वीकार किया है कि उसको 2 साल पहले ही उसका 80% हिस्सा बन जाना चाहिए। लेकिन कुछ फंड की कमी से, चूंकि जो विकासवादी कार्य थे इन 2 साल के कोरोना पीरियड ने
जीने और खाने की जिजीविषा में उस फंड की कमी हो गई, जिसके चलते वो रुका है। फिर भी मैं खुले मन से स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ, आगे आने वाले समय में होगा, क्योंकि मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि देखिए, काजल भी 100% काला नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरी तरह सही हैं। सड़कों की बात करें, सड़कें गांव में, आप गांव में जाते हैं कि नहीं कभी? सड़कों का जंजाल बिछा है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के गरीबों को वो सड़कें बांट देनी चाहिए, वो खेती होती कर लेंगे। उस पे इतना मिट्टी आ गया, उस पे पानी आ गया। सच कह रहा हूँ, आप लोग जाइए गांव में एक बार, देखिए अमित जी, सच में बुरा लगता है। गांव में जो सड़कों का निर्माण है, कुछ सड़कों का निर्माण जो हमारे वर्तमान में जो विधायक है उनके द्वारा हुआ है, विधायक निधि से हुआ है। लेकिन देखिए, कहने का मतलब, जब तक हम उस चीज को समझेंगे नहीं, पिछले 2 या 3 साल से कोरोना के पीरियड में विधायक निधि स्थगित कर दी गई है। गांव की सड़कों का निर्माण विधायक निधि से ही होना है, आप समझिए इस चीज को। सांसद और विधायक निधि पूरी तरह स्थगित करके सिर्फ और सिर्फ लोगों की आजीविका चलाने में उस निधि का इस्तेमाल हो रहा है। आदरणीय पत्रकार महोदय, आप भी सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, आपको भी पता है कि सांसद और विधायक निधि स्थगित की गई है कोरोना काल में, जिसके अंतर्गत गांव में सड़कों का, गांव में लिंक रोड का निर्माण उस कदर नहीं हो पाया है, जो कि बीजेपी की विशेषता रही है। ठीक है अमित जी, अब हम दर्शकों से कुछ सवाल लेना चाहेंगे। दर्शकों में कोई सवाल अगर पूछना चाहे, इन तीनों जो प्रवक्ता हैं हमारे, कांग्रेस के, भाजपा के और सपा के, आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो सवाल, हाँ ठीक है, इधर थोड़ा दिखाइएगा। ठीक है, क्या शुभ नाम क्या है आपका? हमारा शुभ नाम गजानंद विश्वकर्मा है। लाल एकदम टोपी लगा के, एकदम झाड़ के लाल टोपी आ रही है सर, स्वागत करें आप, बवाल कर दीजिए, मीडिया करे, जनता करे, लाल टोपी आ रही है। ठीक है, सवाल कहें कि वो तो कह रहे हैं कि जा रही है, सवाल अपना पूछ लीजिए पहले। सवाल यही है कि वर्तमान में जो आम जनता की दुर्दशा हो रही है, इस पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किस प्रकार की दुर्दशा? दूसरा माने रोड और तमाम जन समस्याएं हैं, आज भी वही है। आपके मीडिया के द्वारा आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, इस सवाल का जवाब क्या होगा? दुर्दशा में है, किससे आप पूछना चाहते हैं? भाजपा से? ठीक है, क्या सवाल था, जरा दोहरा दीजिए। सवाल यही है कि आम आदमी बड़ी परेशान बा आपकी राज में। आप लोग कहले रहनी कि आम आदमी खाती बानी हमनी के। देखिए, परेशान आदरणीय चाचा जी होंगे, क्योंकि वो हमारे समाजवादी पार्टी के वो नगर अध्यक्ष भी हैं। ऐसा क्यों कह रहे? थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। उनकी जो समस्या है, अब जैसा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ पैनल में, इन्होंने बोला कि भाई विपक्ष का काम है बोलना, तो बोलने के लिए भाई कुछ भी बोलना है। भाई, गरीबों को 18 महीने से फ्री राशन हम दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना हम दे रहे हैं, उनको फ्री में उज्ज्वला गैस योजना हम दे रहे हैं, गरीब आवास योजना हम दे रहे हैं। तकलीफ होगी, वसूली हो नहीं रही है, तकलीफ बिल्कुल होगी। इधर ठीक है, तकलीफ इधर थोड़ा श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो थोड़ा राम मंदिर पर ही एक सवाल था हम लोग का, उसको भी हम ले लेते हैं कि आखिर राम मंदिर पर राजनीति कौन रहा है? धर्म एक व्यक्तिगत चीज का मामला होता है, हम लोग इसमें नहीं जाते हैं। चूंकि मीडिया से हम हैं, तो मीडिया का काम ही है हर पक्ष को दिखाना, तो धर्म पर राजनीति हो ही रही है। तो थोड़ा सा इस पे सवाल है दीपक जी, क्या लग रहा है कि धर्म पे राजनीति कौन कर रहा है? धर्म पे राजनीति की जो नींव, एक प्रमुख भारत की एक बहुत ही शानदार राजनीतिक पार्टी की शुरुआत ही हुई धर्म के नाम पे। राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया गया कि जिस रामलला की मूर्ति को वो आज भी पूजते हैं, वो वहाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने रखवाई थी। लोगों को ये नहीं बताया गया कि राजीव गांधी जी ने मंदिर के दरवाजे खोले ताकि लोग जाके वहाँ पूजा अर्चना कर सकें। लेकिन कोर्ट में तो आप ही के सारे वकील है, उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ संसद में ऑन रिकॉर्ड है कि भाजपा ने 90-91 में राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। पहली चीज। दूसरी चीज, तो नई चीज है एकदम। मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप हमको वीडियो दे रहा हूँ। मैं रुक जाइए वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको, आपने नहीं सुना अलग। मैं ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, आप भूल गए। ठीक है, आप ही बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसा इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के ऊपर राजनीति। राम मंदिर आपने बनाया है कि नहीं, ये बताइए। गर्व से कहते हैं। कहाँ बनाया? आपने बनाया या कोर्ट ने? तो सुनिए कंफ्यूज क्यों करते हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता श्रेय लेते हैं राम मंदिर। भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे हैं कि वो मूर्ति रखवाए हैं, दरवाजा खुलवाए हैं। क्या जवाब? सीधा जवाब।
भारतवर्ष में रहने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि भारत की अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो कौन सी राजनीतिक पार्टी चलते बन रहा है। ये वही कांग्रेस सरकार है जो सेतु समुद्रम को तोड़ने के लिए तैयार थी, जिसने अमेरिका को वो राम के द्वारा बनाया गया पुल बेचने को तैयार थी मनमोहन सिंह की सरकार में कि रेडियो एक्टिविटी वहां ज्यादा मिलेगी। ये वही कांग्रेस की सरकार है जो जिसने संसद में कोर्ट में हलफनामा दिया था इसी सोनिया गांधी ने कि राम डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस। राम बात है, राम डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस। व्हाट इज योर टेक ब्रो? हमने बचपन से रामायण, गीता, महाभारत पढ़ी, उसमें हमने क्या पढ़ा कि राम थे, राम हैं, राम रहेंगे। लेकिन कोर्ट में तो नहीं माना ना। क्या कोर्ट में कांग्रेस सरकार ने ये हलफनामा दिया था? टी.आर. बालू जी थे उस समय, टी.आर. बालू जी। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, आपने बात की कि कांग्रेस के वकील केस लड़ रहे थे, तो कांग्रेसी होने के अलावा भी वो वकील हैं। आप मतलब ऐसा काहे होता है? रुकिए, मैं थोड़ा काउंटर कर दूं, रुक जाइए। आपके वकीलों ने आपके उस हिसाब से सुषमा स्वराज की लड़की, मैंने कहा रुक जाइए, की लड़की इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे देश के दुश्मनों के पक्ष में केस लड़ती है, उसको क्या कहा जाएगा? मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये सवाल था सीधा सा कि जैसे कोई आतंकवादी है, वो फंस गया है, उसको फांसी होने वाली, इसका ट्रायल हो रहा है, उसका भी केस कांग्रेस लड़ती है। सुनिएगा। इसके अलावा राम मंदिर के खिलाफ भी जो है, एक भी ऐसा वकील बताइए आपकी पार्टी का जो राम मंदिर के समर्थन में वकील बना हो, सपोर्ट कर। ऐसा क्यों है? यही तो वो लोग कहते हैं। आप हमको ये बताइए, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ, उनका नारा। हमें ये बताइए कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, या रोकने के लिए ऐसा क्या किया कि जब वहां पे विवादित ढांचे को ढाया गया, केंद्र में किसकी सरकार थी? जब वहां पे विवादित ढांचे को ढाया गया, केंद्र में किसकी सरकार थी? आपने तो इल्जाम लगा दिया कांग्रेस पे कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, ये हलफनामा दिया, वो हलफनामा दिया। लेकिन क्या आपके पास आप ये साबित कर सकते हैं कि ऐसा कोई हलफनामा दिया भी गया था? ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। मैं उस आरोप का पहले जवाब दे दूं, फिर आप अपना सवाल प्रेषित करिएगा। आपने कहा कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप स्पष्ट रूप से ये बात कह रहे हैं, ठीक है, चलिए मानते हैं, बिल्कुल पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। कल्याण सिंह की सरकार ने बाबरी मस्जिद के डेमोलेशन के समय कांग्रेस, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आपको इतना ही प्रेम था अगर राम मंदिर से, तो उस बाबरी ढांचे को गिरने के बाद आपने प्रदेश सरकार को बर्खास्त क्यों किया? आपने पूरे भारतवर्ष में कितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बर्खास्त किया? आप कहां से राम के हैं? कानून व्यवस्था कुछ, आप न कल के राम के थे, ना आप आज राम के हो, ना आप कल राम के होंगे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, भारतीय जनता पार्टी की जब 2 सीट थी, उस समय से लेकर के आज 300 से ऊपर अगर हमारी सीट है, तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा राम मंदिर का मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीना ठोक के कहता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और यूपी में फिर से हम भगवा फहराएंगे। क्या बात है। दर्शकों से थोड़ा हम 1-2 सवाल और लेंगे और उसके बाद ये बातचीत को, हाँ अब्दुल जी बताइए। देखिए, अब भारत से जो है धर्म की राजनीति जो है कि समाप्त होने वाली है। ये धर्म के ठेकेदारों का दुकान बंद होने वाला है। भारत का प्रत्येक नागरिक बेरोजगारी से जूझ रहा है, भूखों मर रहा है। आज भारत के जनता को रोजगार चाहिए, भारत की जनता को रोजगार चाहिए। आज ये जितने बेईमान हैं उनको भगाने का जनता काम करेगी, और जो रोजगार की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, भारत की जनता उसको गद्दी पर बैठाने का काम करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को। दर्शकों से अब रुक जाइए अमित जी, आप हाईजैक क्यों कर रहे हैं भाई? जैसे संबित पात्र आप हो गए, एकदम हाईजैक कर रहे हैं एकदम। मतलब इधर माइक यहाँ पे है, दर्शक यहाँ पे देखेंगे सुनेंगे। आप मैं दूंगा 10 मिनट देता हूँ लास्ट में फाइनल क्लोजिंग के लिए। अच्छा ठीक है संबित पात्र, ठीक है अच्छा ठीक, चलिए भाई। जैसे मैं आपको धन्यवाद देता हूं, 2 सेकंड का आपने टाइम दिया। इन्होंने बोला भारतवर्ष में बिठाएंगे। उत्तर प्रदेश से बाहर समाजवादी पार्टी कितनी जगह सरकार है, सीट कितनी है बताएंगे।
उत्तर प्रदेश के बाहर समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व ना के बराबर। कांग्रेस की बात कर लें, उत्तर प्रदेश हार गए, बिहार हार गए, बंगाल हार गए। उत्तर प्रदेश हार गए, बिहार हार गए, बंगाल में है ही नहीं। बंगाल नहीं अपना बताइए। बंगाल में हम 282 हैं। बंगाल अच्छा ठीक है, बंगाल में 282 हैं। बंगाल में 282 हैं। आपका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, रुक जाइए, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए ताकि हम लोग रुक जाइए। हाँ ठीक है, आप 10 सेकंड मांगे थे, उसको कंप्लीट कर लीजिए। उनको लोग को बोलने दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। मैंने ये बताया कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी से लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये सरकार अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जीत रही है। बहराइच विधानसभा में हम लोग बहुत मजबूती से जीत रहे हैं। देवरिया जिले की सभी सीट हम लोग जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। और रही बात केंद्र में, तो केंद्र का चुनाव करीब आने दीजिए, जनता फैसला करेगी। ठीक है, आप अपनी एक मिनट रुक जाइए। अब चूंकि काफी समय हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप फाइनल अपना जो ओपिनियन है वो दीजिए। फाइनल इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, इस बार के चुनाव में जो लोग विकास की बात करेंगे, जो लोग रोजगार की बात करेंगे, जनता उनके साथ रहेगी, और बाकी मुद्दे पर लड़ने वालों का जनता सफाया कर देगी। ठीक है दीपक जी, कम से कम शब्दों में। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में रुक जाइए आप ही फिर, अरे रुक जाइए भाई, यही गलत है। अमित जी रुक जाइए, आप थोड़ा रुक जाइए। लाल कृष्ण आडवाणी, रुक जाइए अमित जी, रुक जाइए। मत्था टेकने गया था लाहौर। रुक जाइए, फिर यही गड़बड़ हो गया। यही गड़बड़ी है। आप लोग जैसे अगर ऑफ बीट हो जाएंगे, भटका देंगे, तो सभी लोग फिर, अरे भाई हम पागल हो जाए। आप अपनी बात रखिए। रुक जाइए। मैं अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। कांग्रेस की सत्ता बनते ही इस प्रदेश के 25 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस की सत्ता बनते ही आप के जो महिला उत्पीड़नों के जो मामले बढ़ गए हैं, उसमें रोक लगेगी। ठीक, कम से कम 1 मिनट रुक जाए। हम सवाल लेंगे अभी आपसे, तो थोड़ा सा अपना मुंह बंद। कांग्रेस के इतिहास को खत्म करने की बात करने वालों, कल ही तुम्हारा प्रधानमंत्री गांधी जी के मूर्ति के सामने जाके अपना शीश झुका के उन्हें प्रणाम कर रहा था। ठीक है। अब हम लोग नहीं, रुक जाइए 1 मिनट, फिर आप लोग हाईजैक कर देंगे। सवाल आप लेंगे ना? सवाल आप, ठीक है, सवाल आप, रुक जाइए, बताना नहीं है। सब चीज हम लोग जानते हैं, सब लोग पब्लिक डोमेन में है। आप 1 मिनट, आपका जो सवाल है, रुक जाइए, इधर अपना सवाल पूछिए बस। रुक जाइए 1 मिनट, अरे रुक जाइए ना, ठीक है, रुक जाइए। सवाल, रुक जाइए, पहले रुकिए, मुझे बोल लें। मैं बोल लूं। अरे रुक जाइए ना भाई, रुकिए ना, आप 2 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट रुकेंगे, रुक जाइए ना भाई। अच्छा ठीक है, आप सवाल लीजिए, सवाल बोलिए, सवाल बोलिए। को नहीं मानते। सवाल क्या है? सवाल इन्होंने कहा जिन्ना को हम लोग मानने वाले हैं। इनसे पूछिए, इनके भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान के लाहौर में जाके जिन्ना के मजार पे इन्होंने कहा था, लाल कृष्ण आडवाणी की बात बता रहा हूँ। सवाल बोलिए। इन्होंने कहा कि जिन्ना जी हमारे बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना के मजार पे जाते हैं। हो गया, सवाल समझ गए। लाल कृष्ण आडवाणी जी, आप लोग कहते हैं, अभी आपने कहा जिन्ना वाली बात आपने छेड़ दी, ऑफ इट। हाँ रुक जाइए, सवाल वही है, सुनाई दिया कि नहीं? आप सुनाई दिया। जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान की यात्रा के समय इन्होंने जिन्ना के बारे में जो ही बता रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि आडवाणी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे गए थे। जिन्ना की मजार पे जाके चादर चढ़ाना, वहां पे उनका किसी प्रकार का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, नाम लेना गलत है। अरे रुक जाइए। देखिए, जिन्ना के नाम लेने का मतलब ये कदापि नहीं है कि हम उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। लेकिन महिमा मंडन तब होता है जब आप चुनाव से, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अगर लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐसा किया तो मैं इसको स्वीकार भी कर रहा हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से होकर के आज मार्गदर्शक मंडल में है। ठीक है, मतलब सुनिए ना, अरे तेरा कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, अगली सवाल लेते हैं। अगला सवाल, क्या शुभ नाम है? थोड़ा सा ये उठा लीजिएगा।
हाँ, कैमरा थोड़ा इनकी ओर लाइएगा, कैमरा थोड़ा इनकी ओर लाइए। हाँ ठीक है। रंजय पांडे नाम है हमारा। सवाल क्या है? सवाल किससे है? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, सपा से है, कांग्रेस से है, सबसे है। एक मजबूत देश का निर्माण एक मजबूत प्रदेश से होता है और प्रदेश का निर्माण क्षेत्र से होता है। ऐसा क्या था कि हमारे बाप दादा मुझे ये बताते थे कि बरहज कभी औद्योगिक नगरी हुआ करती थी। आज यहाँ एक भी उद्योग नहीं है। यहाँ के लोग पलायन करके बाहर कमाने जा रहे हैं। यहाँ कोई रोजगार की सुविधा नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि मेरे जो बाप दादा के ज़माने में ये औद्योगिक नगरी हुआ करती थी वो यहाँ से नदारद हो गई? किसकी देन है? और इसके लिए ठीक है, समाजवादी पार्टी अब्दुल जी, सवाल सीधा सा है, क्योंकि उनसे हम नहीं पूछेंगे क्योंकि वो थोड़े समय से आए हैं। आप ही बता दीजिए ना कि आखिर औद्योगिक नगरिया बर्बाद कैसे भइल? थोड़ा सा आगे आ जाइए। अब तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे होंगे वो जाने। 2012 अरे आप ही की सरकार 12 में हमारे विधायक थे माननीय प्रेम प्रकाश सिंह जी। उन्होंने जो है कि यहाँ पर विकास का काम कराया। नहीं, चीनी मिलों की उन्होंने बात की, औद्योगिक। फिर देखिए, आप भटका नहीं सकते। हम भी फुटबॉल खेले, कैरी कटाना हम भी जानते हैं। सवाल सीधा सा है कि आप लोगों ने बर्बाद किया कि नहीं किया? नहीं, बर्बाद हम लोगों ने कैसे? औद्योगिक जो नगरी थी बरहज, 27 सालों में आप ही और बसपा रहे पूरे राज्य में, और तो कोई आया नहीं। देखिए, उसमें किसी का वो नहीं है। जल मार्ग यहाँ से बंद होने के कारण भी कुछ ये नगरी बर्बाद हो गई। ठीक है, मतलब जवाब है लेकिन वो पूरा नहीं लग रहा है हमको, दमदार नहीं लग रहा है। और कोई दर्शकों में सवाल जो? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। आप ठीक है जी। हाँ, बहुत कम से कम अमित जी आप रुक जाइए, आप ही, हम आ रहे हैं बस तुरंत। थोड़ा सा ये सवाल का जो जवाब है उसे पूरा हो जाने दीजिए, फिर दूसरा सवाल है। ऐसा नहीं कहना कि एक बार में 100 सवाल ये लिखा जाला पेपरवा में। तो एक सवाल पहले, उसका जवाब। सवाल आपने सही किया बरहज की नगरी को लेकर के। देखिए, बात सही है कि आज़ादी के बाद तक बरहज से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता था। उस समय के साथ साथ यहाँ से उद्योगपति पलायित होकर के गए। माइग्रेशन, इमिग्रेशन की समस्या बहुत बड़ी समस्या रही है, ये बात सही है। निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि जो इसके पूर्व के जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी उपेक्षा रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी से रहे हों, कांग्रेस से रहे हों, बहुजन समाज पार्टी से रहे हों। 5 साल के हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा अभी कार्यकाल रहा, उसमें से 2 से 3 साल का बहुमूल्य समय कोरोना ने ले लिया। फिर भी मैं यहाँ लोगों को, आम जनों को विश्वास दिलाता हूँ कि आगे आने वाले समय में ये इन प्रकारेण बरहज का खोया गौरव वापस दिलाया जाएगा और यहाँ पे उद्योग धंधों की स्थापना होगी, जरूर होगी। ठीक है, एक सवाल हम लेते हैं। आप थोड़ा बड़ा बोल रहे हैं, थोड़ा सा, क्या नाम, शुभ नाम? इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, थोड़ा देखिएगा, कैमरामैन थोड़ा इधर घुमाइए। पूछना ये चाहता हूँ कि आखिर में धड़ाधड़ टिकट क्यों कट रहा है विधायकों का? मंत्री का टिकट क्यों कट रहा है? इसका जवाब दे। नहीं, आप लोग डर गए हैं मंत्रियों ने। अब मतलब मंत्री बड़ी चीज है। हाँ, थोड़ा आप पीछे हो जाइए, अब सवाल हम समझ गए। तो मतलब डर है तभी तो टिकटवा कट रहा है ना। जैसे देखिए, कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह सकता है। अगर हम एक ही आदमी को बार बार टिकट दे दें तो भी एक सवाल है कि भाई ये बार बार बनी हो, ये बार बार जीती हो। हमने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। अगर हमने किसी को टिकट नहीं दिया है तो उसका टिकट कटना नहीं कहेंगे। ठीक है, बीजेपी से जो सुरेश तिवारी वर्तमान इसमें विधायक हैं अभी, वो तो सुरेश तिवारी जी की बात कर रहे हो? हाँ, ठीक है। सुरेश तिवारी के बारे में क्या बात कर रहे हैं आप? जरा सवाल अपने मन से जरा आप हमसे कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आखिर टिकट क्यों कट रहा है। मान लीजिए आप लोगों ने काम किया होता, आप कह रहे हैं कि काम किए हैं, केंद्र में डबल इंजन की सरकार रही है, तो टिकटवा कहाँ कट जा रहा है? अब ये देखिए, ये व्यवस्था उनके यहाँ कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी वगैरह में, बसपा में ज्यादा रही है। हमारे यहाँ इसको टिकट कटना नहीं कहते हैं। पार्टी का अपना मैकेनिज्म होता है। अब अपनी बात पे वो हंसेंगे भी। पार्टी का अपना मैकेनिज्म, हंसी नहीं सुनाई दी। पार्टी का अपना सिस्टम होता है। आला कमान बैठ के तय करते हैं कि किस जगह से कहाँ किसको टिकट देना है। उस हिसाब से जो टिकट का वितरण किया जा रहा है। भाजपा के 23 विधायक, सांसद और मंत्री के साथ जनता खदेड़ा कर चुकी है। इनके स्वयं के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उन्हीं के क्षेत्र की जनता अपने ही क्षेत्र से खदेड़ा करा चुकी है। इस बार उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे, खदेड़ा होबे कांग्रेस कह रही है। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी तो निपट गए, केरल चले गए। देखिए इस बार क्या होता है। लेकिन एक बात आप समझिए,
पत्रकारों पे आप लोग आरोप जो लगाते हैं, दर्शकों से ये मेरी अपील है, आप सभी से भी है, अगर मेरी बातचीत में कहीं भी आपको लगा होगा कि मतलब दलाली मैं कर रहा हूं, तो आपको मैं बता दूं दलाली हम लोग नहीं करते हैं। कभी भी आपको जरूरत हो हमारी 12 बजे रात को भी, तो नंबर बोल रहा हूं 6394669572 नंबर फ्लैश भी हो रहा है, उस पर आप कभी भी कॉल करिए, हमें बुलाइए, आपको जरूरत हो तो हम आएंगे और सामने भगवान भी खड़े होंगे, उनसे भी टकराएंगे, सवाल लेंगे। जैसे यहां पे हमने लिया, तीनों प्रत्याशियों से हमें सवाल में संतुलन बना के लिया, जनता से भी कुछ सवाल लिए। चलिए मिलेंगे किसी और जगह पे कुछ और नए मेहमानों के साथ, दर्शकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।